हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट यानी व्यावसायिक पर्यावरण के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट पर मैंने एमसीक्यूज वीडियो डाली हुई हैं, जैसे बिजनेस स्टैटिक्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन है। और भी सब्जेक्ट पर आपको मेरे चैनल पर एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण शब्द का तात्पर्य डैश कारकों से है जो एक फर्म के कार्य को प्रभावित करते हैं। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू डैश फैक्टर्स विच इम्पैक्ट फंक्शनिंग ऑफ ए फर्म। एक्सटर्नल फैक्टर, मैनेजमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है तो आपको पता होगा दो तरह का होता है, एक हो जाता है इंटरनल और दूसरा हो जाता है एक्सटर्नल हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं जो फर्म के कार्य को प्रभावित करते हैं। जो भी फर्म फंक्शन कर रही, कार्य हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो वो हो जाते हैं आपके आंतरिक और बाहरी कारक, यानी कि दोनों ही तरह के कारक जो होते हैं वो फर्म के कार्य को प्रभावित करते हैं। कुछ जो होंगे आंतरिक कारक जो होंगे तो फर्म किस तरह से कार्य कर रही है उन सब चीज़ों को प्रभावित करेंगे। और कुछ जो बाहरी कारक होते हैं जैसे कि कंपटीशंस हैं या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो सब बाहरी कारक हो जाते हैं, तो बाहरी तौर पर भी उसके कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को आमतौर पर नियंत्रित करने योग्य कारक माना जाता है। डैश आर जनरली कंसिडर्ड एज कंट्रोलेबल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्सटर्नल फैक्टर, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा फैक्टर है, कारक है जिसको कंपनी नियंत्रित कर सकती है, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संस्था है, जो भी कार्य कर रही है उसमें वो पर्यावरण को नियंत्रित कर सकती है। तो वो हो जाएगा आपका इंटरनल फैक्टर। तो जो भी आंतरिक कारक होते हैं एक संस्था के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वो उन पर आसानी से नियंत्रण कर सकती है। किसी संस्था का जिसमें आपका आ जाता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर नियंत्रण कर सकती है। उसमें कुछ भी चेंजेस हैं वो कर सकती है। ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसमें कितनी ज़रूरत है कितनी नहीं है, ये सब चीज़ें डिसाइड कर सकती है। तो जो भी उसके इंटरनल फैक्टर्स हैं उन पर वो कंट्रोल कर सकती है। जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उनके लिए खुद को तैयार कर सकते हैं लेकिन उन पर कंट्रोल नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे कारक जो किसी व्यवसाय के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस आर कॉल्ड सप्लाई, प्रॉफिट, डिमांड, एक्सटर्नल फैक्टर। तो वो हो जाएंगे एक्सटर्नल फैक्टर। इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आप लोग को बताया था कि जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं और जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती कोई भी संस्था। जैसे कि अब नॉर्मल सी बात समझ लें कि जैसे गवर्नमेंट है किसी तरह की कोई पॉलिसीज ला रही हैं, जैसे कि जीएसटी कभी किसी चीज़ पर बढ़ जाता है तो क्या होगा, उससे प्राइस भी बढ़ जा रहे हैं। या इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं जिन पर लाइसेंस लेना आपका गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है, तो उनको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा बनाने के लिए। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो जैसे भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंजेस आ रहे हैं या जैसे भी आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ जो हो रही हैं वो आगे बढ़ रही हैं, तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी संस्था को चलाने के लिए। लेकिन वो उस पर नियंत्रण नहीं कर सकती है, वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो लेकिन क्या कर सकती है, अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करके उनका सामना कर सकती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन मध्यस्थों को डैश पर्यावरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आर कैटेगराइज अंडर डैश एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो, रिमोट। तो जो विपणन मध्यस्थ होते हैं उनको किस पर्यावरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो वो हो जाता है माइक्रो, यानी कि सूक्ष्म पर्यावरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें जो आपके माइक्रो एनवायरनमेंट है इसमें जो और कंपोनेंट्स आते हैं वो हो जाती है कंपनी है, सप्लायर है, मार्केटिंग है, इंटरमीडियरीज हैं, कंपटीटर्स हैं, ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रो, यानी कि सूक्ष्म पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फर्म के प्रबंधन द्वारा अपनाई जाने वाली मूल्य प्रणाली उसके डैश पर्यावरण को प्रभावित करती है। वैल्यू सिस्टम फॉलोड बाय द मैनेजमेंट ऑफ ए फर्म एज सर्टेन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स डैश एनवायरनमेंट। यानी कि जो भी आपकी फर्म में मूल्य प्रणाली यानी कि वैल्यू सिस्टम को अपनाया जा रहा है तो किस पर्यावरण से प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो वो हो जाएगा आंतरिक पर्यावरण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पर्यावरण का हिस्सा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट।
कस्टमर्स, कंपटीटर्स, सप्लायर्स, ऑल द अबव। तो अभी इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आप लोग को समझाया था कि जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो कस्टमर, कंपटीटर्स, सप्लायर्स तीनों ही क्या हो जाएंगे, माइक्रो इन्वायरमेंट की ही हिस्सा होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो पर्यावरण में डैश को सम्मिलित किया जाता है। मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ डैश, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चर ऑफ द सोसाइटी, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ऑल द अबव। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है जो मैक्रो पर्यावरण होता है तो दो तरह से बांटा जाता है, एक हो जाता है माइक्रो, दूसरा होता है मैक्रो, यानी कि आपका सूक्ष्म और व्यापक, या फिर इसको समष्टि और व्यष्टि भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्रो पर्यावरण है यानी कि व्यापक जो एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण होता है, उसमें किससे सम्मिलित किया जाता है, राजनीतिक व्यवस्था, समाज की संस्कृति, जनसांख्यिकी कारक, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी मैक्रो पर्यावरण में। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवेश बाधाओं में शामिल हैं। एंट्री बैरियर्स इंक्लूड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मोनोपोली, ऑल द अबव। यानी कि जब कोई भी नई संस्था है, कोई भी नई कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, जब किसी भी मार्केट में प्रवेश कर रहा है, एंट्री कर रहा है, तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो पूंजी की आवश्यकता है भी, पूंजी आपकी जो कैपिटल होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिना कैपिटल के कोई भी व्यवसाय किया ही नहीं जा सकता। बिजनेस करने के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले कैपिटल की आवश्यकता होती है। निवेश की रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर व्यवसाय किया जा रहा होता है तो वहाँ पर क्या हो, कोई एक अकेला व्यक्ति तो पैसे नहीं लगा सकता, तो उसमें हम और भी लोगों के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। फिर एकाधिकार आ जाता है, मोनोपोली। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें मोनोपोली है कि कुछ कंपनीज की या कुछ विशेष किसी एक कंपनी की, तो वहाँ पर भी बाधा होती है नई कंपनी को इंटर करने के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीजेड स्टैंड फॉर, ईपीजेड्स की फुल फॉर्म है एनर्जी प्रोसेसिंग जोन्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स, नन ऑफ दीज। तो जो ईपीजेड होता है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी तरह आपका सेज भी होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा जो SEZ सेज है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश क्षेत्र विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 70% से अधिक का योगदान करता है। डैश सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड GDP, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 70% से अधिक जिसका GDP में योगदान है वो आपका क्षेत्र कौन सा हो जाता है। विश्व की GDP की यहाँ बात हो रही है। कृषि, ऑटोमोबाइल, सेवा या फिर विनिर्माण। तो वो हो जाएगा सर्विस। आज के टाइम में सर्विस का जो क्षेत्र है स्कोप है बहुत तेज़ी से बढ़ा है, अलग अलग तरह की सर्विसेज होती हैं आपकी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विश्लेषण जो प्रतिस्पर्धी शक्तियों का निदान करने और शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करने में मदद करता है उसे कहा जाता है। द एनालिसिस विच हेल्प्स टू डायग्नोज द कम्पिटिटिव फोर्सेज एंड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कम्पिटिटिव एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस। जो आपको स्वॉट एनालिसिस दे रखा है वो किसी भी दूसरी जो प्रतिस्पर्धी शक्तियां हैं उनका सामना करने में और अपनी शक्तियों कमजोरियों को पहचानने में सहायता करता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाती है, S फॉर हो जाता है स्ट्रेंथ, W फॉर हो जाता है वीकनेस, O फॉर हो जाता है अपॉर्चुनिटीज़ और T फॉर हो जाता है थ्रेट्स। यानी कि अपनी शक्तियों को पहचानना और जो अपनी कमजोरियां हैं उन पर वर्क करना। जब तक हमें ये नहीं पता होगा हमारी कमजोरियां क्या, तब तक कैसे हम उसे सही कर पाएंगे। और जो भी अवसर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं मार्केट में, उसका लाभ उठाना और थ्रेट्स, किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना करना। तो ये हो जाता है आपका स्वॉट एनालिसिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और स्वॉट एनालिसिस सिर्फ आप बिजनेस में ही नहीं करते, अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो आप लोग अपनी पढ़ाई में भी तो ये करते हैं कि कौन से आपका चीज़ें अच्छे से तैयार हैं, कौन से आपका पोर्शन ऐसा है जो आपको नहीं तैयार है, इसमें आप वीक हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस पर क्या होता है हम ज़्यादा टाइम देते हैं कि इसे हम अच्छे से तैयार कर सकें। और अवसर क्या हो जाते हैं, जैसे कि अगर हमने आगे क्या कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे सामने हैं, हम आगे कर सकते हैं, और किस तरह का जो थ्रेट्स हैं कि नई नई चीज़ें आ रही हैं कि जो हमें नहीं आती, कैसे हमें उसका सामना करना है। तो एक तरह से स्वॉट एनालिसिस का यूज़ आप अपनी लाइफ में भी कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव करने में, अपनी लाइफ को बेटर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिशन स्टेटमेंट एक फर्म के डैश की व्याख्या करता है। अ मिशन स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स डैश ऑफ ए फर्म, फिलॉसफी, टास्क, स्कोप, ऑल द अबव। तो जो मिशन स्टेटमेंट होगा वो इन तीनों ही चीज़ों की क्या करता है, व्याख्या करता है, इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। दर्शन यानी कि सोच क्या है, कार्य हमें क्या करना है, कौन से टास्क हैं जिनको हमें अचीव करना है, और स्कोप हमारे काम का स्कोप क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDRA स्टैंड्स फॉर, IDRA की फुल फॉर्म है
आपकी बुक में जो भी फुल फॉर्म्स दे रखे हों तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, जैसे सार्क की, WTO की, IDRA की, इसी तरह और भी फुल फॉर्म्स दे रखी हैं, तो आप लोग उसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पर IDRA की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इंडस्ट्रीज डी रिकॉग्निशन एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, नन ऑफ दिस। जो IDRA की फुल फॉर्म है वो हो जाएगी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन महारत्न। निम्नलिखित में से कौन महारत्न में शामिल है? तो कुछ कंपनीज आपकी महारत्न में शामिल है, कुछ आपकी नवरत्न में है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि महारत्न में कौन सी कंपनीज हैं? NTPC, BHEL, ONGC। तो यहाँ पर जो NTPC, BHEL यानी कि भेल, ONGC दे रखी हैं, तो ये तीनों ही कंपनियाँ क्या है? महारत्न में शामिल हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ए क्लाइमेट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, शेयर होल्डर्स, लोकल कम्युनिटी, कंज्यूमर्स, ऑल द अबव। तो जो एक बिजनेस होता है उसके कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं, तो उसमें तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं। शेयर होल्डर्स के प्रति भी होते हैं, लोकल कम्युनिटी के और कंज्यूमर्स के प्रति भी होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।